नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट फाइनेंस एंड बिजनेस अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर में होने वाली सारी खबरें जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो कोई भी ऐसी खबर, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जो आज आपके पॉकेट पे असर डाल सकता है। कल के होने वाले खर्चे, कल इनकम बढ़ेगी घटेगी, क्या आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे सारी खबरों को पढ़ के। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आप रोज़ ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो। अब शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। और टैरिफ वॉर की वजह से एक फ़ायदा इंडियन लोगों को हुआ है, क्योंकि हम तला हुआ बहुत खाते हैं, तो एडिबल ऑयल प्राइसेस टैरिफ वॉर की वजह से काफ़ी नीचे आ गए हैं एज कम्पेयर टू, अगर आप देखोगे जो इनका ट्रेंड रहा है पिछले 6 महीनों में लगातार बढ़ रहे थे ये। इनके इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, साथ में रुपया भी कमज़ोर हो रहा था, तो हमें और महंगे पड़ रहे थे इन्हें इंपोर्ट करना। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का। तो हम लोग क्रूड ऑयल ही नहीं इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। और गाड़ी को जितना तेल चाहिए, इंडियन आदमी को अपने डाइट में भी उतना ही तेल चाहिए होता है। तो वन ऑफ द फ्यू पॉजिटिव्स अगर आप देखोगे, यूएस प्रेसिडेंट के डोनाल्ड ट्रंप के जो इस टाइम पे जो टैंट्रम्स हैं, उसका एक पॉजिटिव ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया में खाने के लिए तेल की किसी के पास कोई कमी ना हो। जब से इन्होंने टैरिफ को बढ़ाया है, तो जितने भी हमारे इंपोर्टेड आइटम्स थे अगर आप देखोगे वो थोड़े सस्ते हो गए हैं पहले से। और रीज़न देखिए, एक तो कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो रीज़न यही हो सकता है कि दुनिया भर में सप्लाई जो है वो ओवर सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। अगर एक बहुत बड़ा बायर यूएस अपने आप को शट कर लेगा, बंद कर लेगा, तो वो सप्लाई जाएगा कहाँ? दूसरी कंट्रीज में जाएगा। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हमारे लिए एक ओवर सप्लाई वाला सिचुएशन हुआ एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे टैरिफ्स लगे हैं, तो जो पाम ऑयल प्राइस है इंडिया में क्रूड और रिफाइंड फॉर्म्स में, वो 7 से 8% घट गया है। और मैं बताऊं, पिछली दिवाली से लगातार बढ़ रहा था। तो लैंडेड प्राइस क्रूड सोयाबीन ऑयल का और जो मेजर वेराइटी एडिबल ऑयल के जो इंडिया इंपोर्ट करता है, वो $48 पर टन ये गिर चुका है 11 से 21 अप्रैल में। तो पिछले 10 दिन का ये डेटा है, 10 दिन में $48 गिर चुका है पर टन के हिसाब से। तो इस वक्त हमारे आगे जाकर के अगर ये कॉस्ट पास ऑन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिफाइन ऑयल हम लोग खरीदते हैं और ये सारे ऑयल्स खरीदते हैं, ये इसके दाम हमें नीचे आते हुए नजर आएंगे। एंड जो लैंडेड प्राइस अगर आप देखेंगे क्रूड पाम का, तो यहाँ पे ओवरऑल सोयाबीन के साथ ये काफ़ी आइडेंटिकल रहा है इस ट्रेड डेटा के हिसाब से। तो फूड इन्फ्लेशन एक तो काफ़ी इससे बेनिफिट ले सकता है। फूड इन्फ्लेशन वैसे ही बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था हमारा कुछ सालों तक, और स्पाइक्स बहुत सारे आते रहते थे हमेशा। तो स्पाइक्स की वजह से क्या होता था, ब्याज दर नहीं घट पाते थे। लेकिन फूड इन्फ्लेशन जब शांत हुआ, तो अब अगर एडिबल ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं तो फूड इन्फ्लेशन में और ठंडक हमें देखने को मिलेगी। मेजर रीज़न क्या है? क्योंकि ग्लोबल एडिबल ऑयल मार्केट जो है वो ड्रॉप देख रहे हैं क्रूड ऑयल रेट्स में ओवर फियर ऑफ रिसेशन। सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें दाम नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि $60 से $65 पर बैरल रह सकता है। तो जो फ्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है जो ईयर मार्क्ड है मेकिंग बायोडीजल के लिए, वो भी सिस्टम में आता है एडिबल पर्पस के लिए। सो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट नज़र आ रहा है। अगर इंडिया के इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि आगे ब्याज दर घटने हैं ना, राइट? तो सबसे बड़ी चिंता क्या है सरकार के लिए, आरबीआई के लिए? ब्याज दर इस वक्त नहीं बढ़ पा रहे थे फूड इन्फ्लेशन के लिए। तो सबसे बड़ी चिंता, अगर ऐसे बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल मैं कहूँगा कोई स्पाइक ना आए, कोई वॉलेटिलिटी ना आए, तो उतना ही बढ़िया, उतनी ही ज़्यादा सर्टेनिटी रहेगी हमारे लिए। मस्क जो है ये अब डॉज रूल से कटबैक करने के लिए बात कर रहे हैं और टेस्ला को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। तो एलॉन मस्क ने प्रॉमिस किया है कि वो सिग्निफिकेंटली अपना टाइम जो यूएस गवर्नमेंट के साथ स्पेंड कर रहे हैं वो कम करेंगे, कट करेंगे और ज़्यादा ध्यान देंगे टेस्ला पर। असॉच किया है उन्होंने इन्वेस्टर्स को जो कंसर्न है कार मेकर के वर्स्ट क्वार्टर के लिए। जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि वो डिवोट करेंगे ज़्यादा टाइम टू टेस्ला स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। एंड जो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो लॉन्च किया था, इन्होंने कहा है कि इसका काम मोस्टली ये कर चुके हैं। तो इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट जो है वो इंक्रीजिंगली कॉल कर रहे हैं एलॉन मस्क को कि रीफोकस करें इलेक्ट्रिक कार कंपनी में, जो स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पे। टेस्ला इस टाइम पे अगर आप शेयर देखोगे तो कितने सालों के लो पे है, पता नहीं 52 वीक लो तो चल ही रहा है इस टाइम पे। एंड काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे हैं। एक तो ये पॉलिटिकली इतना अलाइंड है, तो इनके काफ़ी सारे एनिमीज भी बन गए हैं, राइट? तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उनका जो प्रमोटर है या सीईओ है वो एकदम से किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ दिखे इतना ज़्यादा अलाइन होते हुए, राइट? क्योंकि यू हैव अ बिजनेस, यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट्स टू एवरीबडी। तो ऑटोमेकर के शेयर्स करीब 8% बढ़ गए वेंसडे को, जब मस्क ने कहा कि वो कटबैक करेंगे अपने काम को ट्रंप के साथ। एंड
यहाँ पे 71% नीचे है इनका इनकम, और ऑटोमोटिव रेवेन्यू भी टेस्ला का अगर आप देखोगे तो काफ़ी ड्रॉप आया है। तो रेवेन्यू तो गिरा ही है, 70% इनका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे नीचे आया है। तो टाइम काफ़ी वैल्यूएबल है और इसे इन्हें अपनी कंपनी को देना होगा रादर देन गवर्नमेंट के साथ स्पेंड करने के। जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमेकर है इस टाइम पे टेस्ला ही है पूरी दुनिया का, और इन्होंने 50% वैल्यू लूज कर दिया है दिसंबर से, जब से इन्होंने लाइफ टाइम हाई रीच किया था। एंड $500 बिलियन का मार्केट कैप तो इनका चला गया है, गायब हो चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि ये अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रिलीफ दें और टेस्ला के साथ काम करना फिर से शुरू करें। इन्होंने एक अफोर्डेबल मॉडल भी लॉन्च करने को कहा 2025 में, लेकिन कहा कि प्रोडक्शन जो है वो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो दे हैव टू सी कि किस तरीके की चीज़ें आगे एज अ चैलेंज आती है टेस्ला के लिए। बात करूंगा इंडिया की, तो अब यहाँ पे एमएनसीज को काफी फायदा हो सकता है इंडिया के एक्सक्लूसिव कंज्यूमर ग्रोथ को लेकर के। अब कंज्यूमर को ग्रोथ को लेकर के दो आर्टिकल्स चल रहे थे कि एक तो कंज्यूमर कंजम्पशन सुस्त रहने वाला है, एफएमसीजीज पैसा नहीं कमाएंगे। कल आर्टिकल आया, मैक्वायरी ने कहा कि नहीं, हमारे हिसाब से कंज्यूमर ग्रोथ अच्छा होने वाला है। नॉट मैक्वायरी, आई एम सॉरी, यूबीएस ने कहा कि कंज्यूमर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, एफएमसीजी कंपनीज कमाएंगी, ब्रिटानिया, नेस्ले, सबके 30% तक के किसी के टारगेट दे दिए इन्होंने ऊपर के शेयर प्राइस बढ़ने के। तो यहाँ पे बात मैं किसकी कर रहा हूँ, इंडियन कंज्यूमर ग्रोथ की। और यहाँ पे कहना है इनका कि इंडिया जो है वो एक डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन दे रहा है ग्लोबल वॉल्यूम ग्रोथ को फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए हमारा ग्रोथ बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट है, इतना बढ़िया एक्सप्लोसिव ग्रोथ चल रहा है यहाँ पे। और अक्रॉस कैटेगरीज जो हमारा 2 से 8 गुना है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो बहुत रॉबस्ट ग्रोथ इंजन है इंडिया पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो रिलीज हुआ है वेंसडे को बाय बेन एंड कंपनी, प्लेबुक फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया इन कंज्यूमर अप्लायंसेस फॉर इंस्टेंस। इंडिया का जो शेयर ऑफ ग्लोबल वॉल्यूम है वो 5% था, लेकिन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा है। और 2019 से 24 में ये मार्क हुआ है कितना, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 44%, 8.5 गुना है ये पिछले साल के वॉल्यूम से। और ये जो सेम ट्रेंड है ये डिसर्नेबल है दूसरे कैटेगरीज में, जैसे कि कपड़े हो गए, एपरल्स या फुटवेयर की आप बात करो। कंपनी का 8% रहा है शेयर ग्लोबल वॉल्यूम में, लेकिन 34% शेयर हो गया ग्लोबल इंक्रीमेंटल वॉल्यूम में। तो लेट्स से एक कंट्री है वो 50% कंज्यूम करती है, एक 5% करती है, लेकिन 5% का जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा है 50% के रेट से है, और 50% वाली का इंक्रीमेंट ग्रोथ लेट्स से सिर्फ 2% से है। तो कंपनीज इन्वेस्ट अभी जो है शिफ्ट करना चाहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को जहां 5% है वहां पे, क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो 5 रुपए यहाँ पे 15 रुपए हो रहे हैं 2 साल में आप मान लीजिए, या 3 साल में, और वहां 50 रुपए जो है वो 5% की रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस यहाँ पे। इन्होंने ये भी कहा कि 42 ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज का इन्होंने प्रोफाइल किया जिनका रेवेन्यू 10 बिलियन से ज़्यादा है, और उसमें से 42 में से 30 ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट करती है, और इंक्लूडिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं ये। इन्होंने टोबैको को एक्सक्लूड किया है, एग्रीकल्चर को किया है, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को भी यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। तो इनका कहना है कि इंडिया जो है यहाँ पे जिस तरीके से जीत रहा है इस प्रोस्पेक्ट में, ये बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है ऐसी कंपनीज के लिए। यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेट शेयर होल्डर रिटर्न्स आ सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करने पे इंडिया में डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न्स मिल सकते हैं, मतलब 10 रुपये लगा के 100 रुपये 1000 रुपये तक कमा सकते हैं इंडिया में अगर ये बिजनेस करते हैं तो, और इंडिया में ये इन्वेस्ट करते हैं तो। एंड बेन ने यह भी रिवील किया कि 60% जो कंज्यूमर प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज है इंडिया में वो ग्रो कर रही है करीब डबल रेट से, जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है ना उससे 2 गुना रेट से इंडिया में ग्रो कर रही है वो कंपनीज। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है इंडियन मार्केट को, इंडियन कंज्यूमर्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है बाहर की कंपनीज के लिए। जब तक हमारे हाथ में पैसा नहीं आएगा ना तब तक बाहर की विदेशी कंपनीज यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज यहाँ पे सामान नहीं बेच पाएंगी। लेकिन अब क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है तो धीरे धीरे ये अपने मार्केट को यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहती है। इन अदर सेक्टर्स की अगर बात करें, जैसे यूएस बेस्ड ओरल केयर कंपनी है, इनका मार्केट कैप $9 बिलियन है। इन्होंने कहा कि इनका जो टीएसआर है वो 2.5 गुना हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया इंडिया में देन इट्स ग्लोबल पेरेंट। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो भी ग्लोबल कंपनीज भी है इनका जो ग्लोबल ग्रोथ रेट आ रहा है इस टाइम पे उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न्स ये जनरेट कर पा रहे हैं, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं इंडिया में। ये होम अप्लायंसेस की कंपनी है यूएस की, उन्होंने टोटल शेयर होल्डर रिटर्न्स देखे हैं 11% का, जो 12.7 टाइम्स हायर था अपने ग्लोबल पेरेंट से। तो काफ़ी गुड न्यूज़ है विनिंग एमएनसीज के लिए कि इंडिया में हेल्दी डबल डिजिट अर्निंग्स एबिटा ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स कंपनीज जो यूएस है, यूरोप में काम कर रही है, उनसे बहुत बढ़िया ग्रोथ इन्हें कहाँ मिल रहा है, इंडिया में देखने को मिल रहा है। बात करूंगा मैं अगले आर्टिकल की, ये है प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी 8 मंथ हाई पर है। तो यूजुअली हम लोग प्राइवेट सेक्टर से लेके कोई भी सेक्टर हो उनकी एक्टिविटी हम लोग हमेशा गेज करते थे पीएमआई से। पीएमआई एक वर्ड मैं कई बार यूज करता हूँ और ये एक
फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है, ये पहले हमें बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है या फिर हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं। सिमिलरली सर्विसेज के बारे में बताता है। तो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी है, प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ये 8 महीने के हाई पर आ गया है, 60 पर आ गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट काफ़ी आया है, हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफ़ी है। HSBC का फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स है 59.5 पर आ गया ये, और 61.5 आ गया अप्रैल में। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ में कहूंगा इसे। कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स एक वेटेड एवरेज है कंपैरेबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडेक्सेस का। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इन दोनों को आप कंबाइन कर दो और देखो इनके ग्रोथ रेट को, तो ये 50 से जितना ऊपर आता है ना PMI इसका, उतना ज़्यादा इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। और यहाँ तो 61.5 पहुंच चुका है, जो मैं कहूँगा पीक है। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई मेजर इकोनॉमी होगी जहाँ पे इतना अच्छा परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा देखने को मिल रहा होगा। तो नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एक्सेलरेट हो रहे हैं शार्पली, और यहाँ पे 90 डे पॉज आया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैरिफ्स में। यूएस अनाउंस किया है रेसिप्रोकल टैरिफ अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। 26% का इन्होंने इंडियन इंपोर्ट्स पे भी लगाया था, लेकिन 90 दिन का हमें एक पॉज मिला है यहाँ पे। तो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सारी चीज़ों में बढ़त देखने को मिली है, ग्रोथ अच्छा आया है। और इसको आप कोरिलेट कर सकते हो शेयर बाजार से कि जैसे ही हमारे इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छा पॉजिटिव दिखाने लगे, हमारा शेयर मार्केट काफ़ी अच्छे से रिकवर करने लग गया है यहाँ पे। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की अगर बात करें तो फास्टेस्ट पेस से यहाँ पे ग्रोथ आ रही है यहाँ पे। एंड FY26 का जो स्टार्ट है, जहाँ पे न्यू बिजनेस इनटेक्स आए हैं, इंटरनेशनल डिमांड बहुत अच्छी रही है। तो जितने भी नए बिजनेस को रेवेन्यूज मिल रहे हैं, नए मैं कहूँगा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वह इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। और जो रेट ऑफ एक्सपांशन है वो गुड्स प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है सर्विस प्रोड्यूसर्स से। तो सर्विस इंडस्ट्री से ज़्यादा बेटर गुड्स वाले इंडस्ट्रीज कर रही हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन भी जो है वो मार्च लेवल के साथ इनलाइन है, लेकिन प्राइजेस जो है वो थोड़े से फास्ट इंक्रीज हुए हैं, लीडिंग टू इम्प्रूव मार्जिन्स। तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी थोड़े इंप्रूव हुए हैं, कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। इनपुट कॉस्ट जो है वो थोड़े सा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल और फ्रे और लेबर, लेदर, ये रबर, स्टील कॉस्ट, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ऊपर जाती हुई हमें नजर आई, जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। बट अक्रॉस इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा कोई चैलेंजिंग यहाँ पे मुझे इन्फ्लेशन नज़र नहीं आ रहा है व्हेन इट कम्स टू रॉ मटेरियल कॉस्ट। बात करूंगा अगले आर्टिकल की। वॉल स्ट्रीट राइजेस आफ्टर ट्रम्प सॉफ्टन्स स्टैंड ऑन ट्रेड टेक्स ए यू टर्न ऑन पॉवेल। अब ट्रम्प ने फिर से एक यू टर्न लिया है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, यू टर्न तो बड़े मतलब पॉलिटिकल लीडर्स यू टर्न अक्सर लेते रहते हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल शॉक में नहीं देखना चाहिए। हमें अज्यूम करके चलना चाहिए हमेशा। जब भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पॉलिसीज़ को अगर हम लोग नज़र में रख रहे हैं, तो आपको मान के चलना है कि अगर ये बहुत पॉपुलर नहीं हुई, लोगों को पसंद नहीं आया, तो ये तुरंत यू टर्न लेंगे, क्योंकि इनकी सबसे किसी भी लीडर की पहले प्रायोरिटी है कि वो अगले बार फिर से उनकी पार्टी जीते। एंड यहाँ पे US स्टॉक्स ने गेन किया, वर्ल्ड वाइड रैली आई, वॉल स्ट्रीट में भी रैली आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, बैक ऑफ कर लिया अपने क्रिटिसिज्म को ऑफ फेडरल रिजर्व। S&P 2.2% ऊपर था और बाकी डाउ जोन्स वगैरह भी ऊपर थे। एंड वॉल स्ट्रीट गेन्स जो था, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर मूव्स आए हैं अक्रॉस स्टॉक, अक्रॉस यूरोप, एशिया, यूरोप और एशिया दोनों में हमें मजबूती देखने को मिल रही है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बैक ऑफ किया कि भाई ठीक है, जेरोम पॉवेल को ये गालियाँ सुना रहे थे जो वहाँ के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, बट इन्होंने अब कहा कि नहीं ठीक है, इतने भी खराब आदमी नहीं है, वो कभी कभी मेरी जुबान फिसल जाती है। तो मार्केट का जो लेटेस्ट मूव आया है वो इन पार्ट इसलिए आया क्योंकि ट्रंप ने लेट ट्यूसडे को कहा कि उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो फायर करे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को, और ये गुस्से में थे उनसे, लेकिन और इनको ये भी कह दिया था कि एक बहुत बड़े लूजर आदमी है ये, ठीक है, लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग था, दैट्स इट, कई बार हो जाता है। तो जो रेट कट्स की अगर बात करें तो इकोनॉमी को ऑफकोर्स इससे बूस्ट मिलेगा एंड अपवर्ड प्रेशर भी आएगा इन्फ्लेशन पर। तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो इकोनॉमी को भी स्लो कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को भी बढ़ा सकते हैं, स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख करके हमें इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होंगे एंड मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेने होंगे। एनवीडिया के शेयर्स 5.5% बढ़ गए, वो तो कभी भी बढ़ जाते हैं, इट्स लाइक बिटकॉइन इस टाइम पे अगर आप देखोगे। और जो चिप कंपनीज का स्टॉक है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल फोर्स रहा है, जिसकी वजह से S&P 500 इतना ऊपर गया है, क्योंकि 14 ट्रिलियन या 18 ट्रिलियन की मार्केट में 4 ट्रिलियन कंपनी अकेले एनवीडिया ही है। तो आप सोचिए कितना अच्छा बड़ा इसका वेटेज है।